चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास जो रहेगी वो हमारे हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास रहेगी। और आप जानते हो कि मैं जब हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाता हूँ तो बहुत ही खतरनाक प्रैक्टिस सेट लाता हूँ। कहने का मतलब है, अगर हम किसी चीज़ पे चर्चा करेंगे तो उसका जो है कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन बता दिया फिर अगले पे चले गए, नहीं, हम यहाँ पर हर क्वेश्चन को डीपली अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी बोली है जो प्यारे बच्चों पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो आप जानते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेली। ऑप्शन आपका डी ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है बुंदेली भाषा जो है ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। ठीक है, किसकी नहीं है? पूर्वी हिंदी की नहीं है। अब इसका मतलब जो है कि अवधी पूर्वी हिंदी की है, बघेली है और आपका छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, अब इसके फैक्ट चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा एक एक डिटेल आपको बताया गया है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर जो बीच में लिखा हुआ है इसके फैक्ट समझिए। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी प्यारे बच्चों? एक तो देखिए पूर्वी हिंदी, दूसरा बिहारी हिंदी, तीसरा पश्चिमी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी, पांचवा आपका पहाड़ी हिंदी। इसमें जो पूर्वी हिंदी है इसमें अर्धमागधी अपभ्रंश कार्य करता है। ठीक है, और बिहारी हिंदी में मागधी अपभ्रंश कार्य करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में सौर सैनी अपभ्रंश होता है, राजस्थानी में भी सौर सैनी अपभ्रंश होता है, पहाड़ी में खस सौर सैनी अपभ्रंश होता है। तो यहाँ पर जो आप 5 भाषाएं देख रहे हो, एक तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी प्यारे बच्चों ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी आपकी ये हो गई, पांचवी आपकी ये हो गई। तो ऐसे करके हमने यहाँ बहुत शानदार तरीके से आपको बताया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। टोटल कितनी है प्यारे बच्चों? टोटल आपकी 18 हैं। टोटल कितनी है? तो टोटल 18 हैं। उन 18 में 5 जो है उपभाषाएं हैं। कैसे? तो देखिएगा एक एक फैक्टर। सबसे पहले हम समझेंगे पश्चिमी हिंदी। तो देखिएगा यहाँ पर पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश सौर सैनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर बताऊं तो इसमें आपके 5 पार्ट हैं। कौन कौन से? देखिए पश्चिमी हिंदी में एक तो खड़ी बोली, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा कन्नौजी, चौथा आपका बुंदेली और पांचवा आपका बांगरू। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, जो खड़ी बोली है प्यारे बच्चों, जो खड़ी बोली है इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम कौरवी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कौरवी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खड़ी बोली के अंतर्गत कौन से स्थान आते हैं? जैसे दिल्ली हुआ, मेरठ हुआ, बिजनौर हुआ, सहारनपुर हुआ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सही है। अब देखिए अगर बात करें ब्रज भाषा में, तो ब्रज भाषा में आपका क्या आता है? जैसे मथुरा है, आगरा है। ठीक है, कन्नौजी में कन्नौज का जो क्षेत्र आता है प्यारे बच्चों, कन्नौजी लैंग्वेज के अंतर्गत आप उसे याद रखेंगे। बुंदेली की अगर बात करूं तो छतरपुर जो आपका मध्य प्रदेश में। अब देखिए इसमें जो है थोड़ी सी सीमा उत्तर प्रदेश की भी लग जाती है, जहां पर लोग बुंदेली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा वहां पर जो है बुंदेली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः इसमें छतरपुर आता है। ठीक है, देखिए बागरू की बात करें तो ये रोहतक का हरियाणा, इसे हरियाणवी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आया, पश्चिमी हिंदी वाला। ठीक है, अब आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, चलिए सेकंड नंबर पे देखेंगे। सेकंड नंबर पर जो बात करेंगे तो हम राजस्थानी हिंदी। इसमें जो वो है अपभ्रंश सौर सैनी है। ठीक है, इसके कितने पार्ट हैं? तो देखिए एक तो आपका जयपुरी हो गया, दूसरा निमाड़ी हो गया, तीसरा मालवी हो गया, चौथा आपका मारवाड़ी हो गया, पांचवा आपका भीली हो गया। जयपुरी जो है प्यारे बच्चों ये आपके जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। निमाड़ी ये खड़वा, मतलब खड़वा मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ठीक है, मालवी ये मालवा और उज्जैन में बोली जाती है। सही है। मारवाड़ी जोधपुर और बीकानेर में बोली जाती है। भीली राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में जो है आपका प्यारे बच्चों बोली जाती है। ठीक है, फिर देखिए तीसरे नंबर पर जो आया, तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों आपका पूर्वी हिंदी है। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। इसका अपभ्रंश जो है वो मतलब अर्धमागधी अपभ्रंश है। अगर बताऊं तो इसमें 3 पार्ट हैं, अवधी, बघेली और आपका छत्तीसगढ़ी। अवधी जो है ये लखनऊ के क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली की बात करें तो रीवा मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की सीमा में, रीवा तो मुख्य है लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी समझ लो, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट को समझ लो, यहां पर देखिए जो चौथा पार्ट है प्यारे बच्चों उसमें बिहारी हिंदी आती है। कौन सी? बिहारी हिंदी। इसका जो अपभ्रंश है वो कौन सा है? मागधी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए,
पहले नंबर पर भोजपुरी है, फिर दूसरे नंबर पर मगही है, तीसरे नंबर पर आपका मैथिली है। अब देखिए भोजपुरी की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस बिहार में आती है, ठीक है। मगही की बात करें तो ये प्यारे बच्चों आपका गया में है, ठीक है। मैथिली की बात करें तो ये दरभंगा में। तो आप भोजपुरी का क्या बताया मैंने, पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस बिहार में बोली जाती है। मगही कहाँ बोली जाती है, तो गया में बोली, मैथिली कहाँ, तो दरभंगा में। तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा पार्ट आ गया आपका पहाड़ी हिंदी। कौन सा हिंदी, पहाड़ी। तो इसका क्या खास स्वर सैनी अपभ्रंश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये 3 लैंग्वेजेज जो है यहाँ पर आती हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र में, तो कुल्लुई जो है ये कुल्लू और मनाली में बोली जाती है। कहाँ कहाँ, तो कुल्लू और मनाली में बोली जाती है। गढ़वाली ये टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में बोली जाती है। कुमाऊनी अल्मोड़ा नैनीताल और जो है आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, इसमें बोली जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने भाषा और उसकी 5 उपभाषाएं समझ ली। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बता रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। आप एक बात ध्यान दीजिए, देखिए देश में जय चंदों की कमी नहीं है, कभी कभी दूरियां ही अपनेपन का आभास कराती हैं। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, पुरी की पवित्रता सर्वविदित है। आप एक बात ध्यान देना, जैसे एक शब्द होता है प्यारे बच्चों जयचंद, क्या होता है, जयचंद, जयचंद, ठीक है। और फिर हम इससे बना दें क्या, जयचंदों, जयचंद से क्या बना दें, जयचंदों। तो देखिए जयचंदों का मतलब क्या होता है, लॉस पहुंचाने वाला आदमी, अर्थात धोखेबाज आदमी। तो यहां पर देखो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, ठीक है। और व्यक्तिवाचक को ही जातिवाचक बना दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, पहला वाला। ऑप्शन कौन सा, पहला वाला। देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए इसके फैक्ट समझ लेते हैं। इसके फैक्ट समझिएगा बढ़िया तरीके से। देखिए संज्ञा होती क्या है, किसे कहते हैं संज्ञा। तो आप जैसे कि जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही तो कहते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट में समझना है क्या, कि किसी का भी नाम हो, अगर किसी का भी क्या हो प्यारे बच्चों, नाम हो, किसी एक का नाम हो, तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, ठीक है। अब देखिए संज्ञा और उसके प्रकार की बात करें तो संज्ञा के तो मुख्य कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य जो होंगे वो 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात कुल की की जाए तो कुल 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये क्या है, ये तो मुख्य हो गए। और जातिवाचक संज्ञा के 2 पार्ट होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक, या समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक, ठीक है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन आते हैं, तो ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल नेम आते हैं, ठीक है। जातिवाचक में एक जैसों के नाम आते हैं। तो जैसे आप देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप देख रहे हो, जैसे राम है, दिल्ली है, हिमालय है, गंगा है, गीता है, जनवरी है, ठीक है। और आपका रामायण है, कुरान है, महाभारत है, ये सारी प्यारे बच्चों क्या हैं, जैसे ये ग्रंथ हो गया, न्यूज चैनलों के नाम आ जाएंगे आपके। ऐसे जो नाम होते हैं वो किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखिए जैसे जातिवाचक की, तो राम क्या है, राम प्यारे बच्चों एक लड़का है। राम क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो राम कहोगे सर एक लड़का है। तो जो लड़का शब्द है वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका किस में, तो वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। दिल्ली क्या है, दिल्ली एक शहर है, ठीक है। हिमालय क्या है, एक पर्वत है। गंगा क्या है, एक नदी है। गीता क्या है, एक लड़की है। जनवरी क्या है, एक महीना है। तो क्या जनवरी एक महीना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सारे हैं, रामायण है, ठीक है। तो अब जैसे जातिवाचक में एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के, ठीक है। जैसे बच्चा है, शहर है, नदी है, पर्वत है, जीव जंतु, पद और आपदाएं प्यारे बच्चों, जैसे सांप, बिच्छी, गाय, भैंस, बकरी हैं। और आपका जो पद है, जैसे डॉक्टर है, मंत्री है, ठीक है। और आपका शिक्षक है, जैसे कोतवाल है, ये सब क्या है, पद हैं, ठीक है। तो ये क्या आएंगे जातिवाचक में। आपदाएं हैं, जैसे मतलब बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, वर्षा है, ये प्यारे बच्चों इसमें आ जाएंगे। और देखिए आपकी जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं भी आपकी किस में आएंगी, जातिवाचक। जैसे कुर्सी है, मेज है, ये सब किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में। फिर देखिए बात करेंगे भाववाचक की। भाववाचक की अगर बात करें तो भाववाचक जो सीन नहीं होता,
क्या नहीं होता, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता। ठीक है, वो क्या होता है? भाववाचक संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे खुशी है, सुंदरता है, बचपना है, मिठास है, क्रोध है, बालपन है, जवानी है, क्या है? जवानी है, बुढ़ापा है, सजावट शब्द है, ये भी है। प्यारे बच्चों, ये सब क्या है? ये सब आपके भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, एहसास करते हैं। खट्टा है, मीठा है, चटपटा है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपकी भाववाचक में आ जाएंगी। द्रव्यवाचक देखिए, द्रव्यवाचक में 3 चीजें होती हैं। क्या होती हैं? 3 चीजें प्यारे बच्चों। एक क्या होता है? ठोस, एक ठोस, एक आएगा आपका द्रव्य, एक आएगा द्रव्य और एक आएगा गैस। ठोस में देखो, जैसे आपका ईंट, पत्थर, सोना, चांदी, तांबा वगैरह, ये सब क्या होता है? ठोस ही तो होता है। गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें हैं, ईथेन, मीथेन। ठीक है, हालांकि धुआं भी गैस का ही उदाहरण होता है। द्रव्य की जो बहने वाली चीजें, जैसे तेल है, घी है, दही है, दूध है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में। समूहवाचक की अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, जैसे सेना है, कक्षा है, झुंड है, परिवार है, समिति है, दल है, टुकड़ी है, संस्था है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके समूहवाचक संज्ञा में काम करेंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है ना, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। ठीक है, क्योंकि यहां पर अलगाव दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है प्यारे बच्चों? अलगाव। कहने का मतलब देख पा रहे हो आप? देखो, अपादान कारक, क्योंकि से शब्द जो है, क्या यहां पर जो आप देख रहे हो से शब्द, ये किसको दर्शा रहा है? अब वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो जयपुर से अलग हो गया ना, वो कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो दूरी का अभाव हो रहा है। ठीक है, तो यहां कौन सा हो जाएगा? अपादान हो गया। देखिए फैक्ट यहां पर समझिएगा, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, सबसे पहले समझें कारक कैसे किसे हैं। तो कारक जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? पहले जो 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब एक तरफ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आपके पास कारक, एक तरफ विभक्ति और एक तरफ अर्थ। सही है। अब देखिए, सब समझ लीजिए, आप जैसे इसे याद करते हो तो ट्रिक से याद कर सकते हो। कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे ओ। अरे याद हो गया, इतना ही तो था। और अर्थ के चक्कर में अगर आपने ना कारक और विभक्ति याद कर ली, जैसे मैंने जल्दी जल्दी बताया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे वो, अरे तो समझ लो भाई साहब 1-2 मिनट लगेंगे याद करने में, और लाइफ टाइम गारंटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो कर्ता ने हो गया ना, कर्ता ने हो गया, तो इसमें कहोगे काम को करने वाला। ठीक है, काम करने वाला। जैसे उदाहरण मैं आपको दे दूं तो मैं कहता हूं आपसे कि भाई ऐसा है, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, राम ने क्या किया प्यारे बच्चों? राम ने जो है पुस्तक पढ़ी। अब यहां पर ध्यान दो, ने का प्रयोग हुआ है ना, तो यहां पर प्रभाव किस पर पड़ा है? राम पर ही तो पड़ा है। और राम ने क्या किया? पुस्तक पढ़ी है, तो पूरा प्रभाव राम पर पड़ रहा है ना, तो इसीलिए कर्ता का प्रयोग करेंगे। फिर दूसरा देखिए आप प्यारे बच्चों, दूसरा हो जाएगा आपका कर्म। कर्म का मतलब को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। क्या होता है प्यारे बच्चों? जिस पर काम को प्रभाव पड़े। जैसे अगर मैं कहता हूं कि सीता फल खाती है। देखो एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां पर सीता फल खाती है। अब एक बात बताऊं, यहां पर मैंने को नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? को नहीं लगाया। फिर भी ये कौन सा है? कर्म कारक है। ये जरूरी नहीं है कि मैं जैसे अगर यही बोलूं राम ने रावण को मारा, तो ही आप कहोगे कि सर अब को आया है और इसमें कर्म कारक होगा। नहीं भैया, यहां भी कर्म कारक होगा, क्योंकि वो साइलेंट है। देखो, सीता फल को खाती है, लगा सकते हो आप, तो यहां पर वो चीज साइलेंट है। तो आप ध्यान रखना, सीता फल खाती है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, क्योंकि जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, चलो करण की बात करते हैं। से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता क्या करे? फिर बच्चों काम करे। अब जैसे अगर मैंने बताया आपको कि भाई साहब करण है। ठीक है, तो बालक गेंद से खेल रहे हैं। मान लो एक उदाहरण मैंने ले लिया, क्या कि भाई ऐसा है, बालक गेंद से क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब देखो, खेल और लिख लो,
खेल रहे हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पर से खेल रहे हैं ना, एक तो आपका करण हो गया और दूसरा प्यारे बच्चों अपादान हो गया। तो यहाँ पर अलगाव की तो कोई बात नहीं हुई करण में, क्योंकि अपादान का मतलब क्या होता है, अलगाव से होता है। तो आप गड़बड़ मत करना, ठीक है। यहाँ आप कहोगे बालक गेंद से खेल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये भी कह सकते हो बालक गेंद के द्वारा खेल रहे हैं, तो भी फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि सेंटेंस बना बना के देख लेना प्यारे बच्चों। संप्रदान की बात करें तो देखिए को के लिए या हेतु, को के लिए या हेतु। तो जैसे मतलब मैं आपसे कहता हूं गुरु जी को फल दो, क्या दो प्यारे बच्चों, गुरु जी को क्या दो, फल दो, ठीक है। तो एक बात बताओ, गुरु जी को फल दो, को फल दो, ठीक है ना, या गुरु जी के लिए फल दो, दोनों चीजें फिट बैठ रही हैं। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, किसके लिए, गुरु जी के लिए की गई है ना क्रिया, तो संप्रदान हो जाएगा। अपादान से मैंने बताया आपको, दूल्हा जो है घोड़े से गिरा, तो दूल्हा क्या हुआ, घोड़े से गिरा प्यारे बच्चों। तो दूल्हा जो है घोड़े से अलग हो गया ना, तो वहां पर दूल्हा अलग हो गया और घोड़ा अलग हो गया। अब पता है घोड़ा तो भाग जाएगा, दूल्हा अस्पताल पहुंच जाएगा, कितना अलग हो गया, ठीक है। चलिए संबंध की बात करें तो का की के रा री रे, अन्य पदों से संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य पदों से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, संबंध हो जाएगा। जैसे यह कमला की गाय है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। कौन सा, यह कमला की गाय है। तो देखो कमला की गाय है ना, ठीक है, कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर अन्य पदों से संबंध हो रहा है ना। फिर देखिए अधिकरण, देखिए जैसे पेन में स्याही है, में स्याही है। तो एक बात बताओ, क्रिया का आधार हुआ, क्या हुआ, में या पर। याद रहे पेन में से आई है ना, तो यहां पर में का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, में का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। कमरे में टीवी रखा है, और याद रखना यहां पर कारक शुद्धि जो है आपको अशुद्धि भी देखने को मिलेंगी, कारक से संबंधित अशुद्धि और अशुद्धि। जैसे मैं कहता हूं पेन पर से आई, तो पेन पर थोड़ी सी आई होती है, पेन पर का मतलब ऊपर लपेट दिया आपने से आई, ठीक है, पेन में से आई होगी, ठीक है। चलो संबोधन, हे ओ अरे, ये सारी चीज़ें जो है किसी को पुकारना या बुलाना के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो अरे भैया क्यों रो रहे हो, ठीक है। क्या कहा मैंने, अरे भैया क्यों रो रहे हो। तो जैसे आप ध्यान दो, अरे भैया, तो एक बात बताओ, अरे भैया के बाद आप ये लगाते हो ना, ये लगाते हो, क्यों रो रहे हो, तो ये वाला जो है ये संबोधन का ही तो है जो चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे जो आपको मैंने बहुत कम समय में कारक बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कहने का मतलब गारसा द तासी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गारसा द तासी ने किया था, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है गारसा द तासी ने किया था। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, देखिए प्यारे जो पूरा यहाँ पर चार्ट बना हुआ है आपके पास, ठीक है। थोड़ा मानता हूँ कि समय लगता है, तो मैंने आपसे कहा था कोई मामूली प्रैक्टिस सेट तो है नहीं। आप यहाँ पर ये सोच कर बैठना, पेन कॉपी ले लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, कि मतलब हर बात को हम यहाँ पर ये शानदार तरीके से जो है क्लियर करेंगे। अच्छा एक बात और, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्यारे बच्चों आपको। आप हमारे इस चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ चाहो तो बाद में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पहले आप पूरी वीडियो, क्योंकि वीडियो में तो आपको अदर फैक्ट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन पीडीएफ में तो ऐसा नहीं है। पीडीएफ में जो चीज़ है बस वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए बात करेंगे हिंदी साहित्य की, किसकी बात करेंगे, हिंदी साहित्य की। अब यहाँ एक छोटे से पार्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए हिंदी साहित्य का जो समय है, जो काल है, वो 4 पार्ट में बैठा हुआ है। कौन कौन सा, एक तो आदिकाल हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा भक्ति काल हो गया, ठीक है, तीसरा रीतिकाल, चौथा आपका आधुनिक काल। आदिकाल को ही ना, आदिकाल को ही जो है प्यारे बच्चों आपका वीर गाथा काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है, तो आप कहोगे सर वीर गाथा काल कहा जाता है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है। कौन सा काल कहा जाता है, तो आप कहोगे पूर्व मध्य काल कहा जाता है। और इसे रीतिकाल की अगर बात करें, रीतिकाल की बात करें प्यारे, इसे उत्तर मध्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर उत्तर मध्य काल कहा जाता है। और ये तो है ही आपका आधुनिक काल, ठीक है। अब जो भक्ति काल है प्यारे बच्चों, इसे भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा, तो भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जो विभाजन है प्यारे बच्चों, ये जो विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य का, आप 4 पार्ट में देख रहे हो, ये किसके अनुसार है, तो आप एक राइटर का नाम याद रखना, उनका नाम है प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
ठीक है, कौन से शुक्ल हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, वरना और भी काल विभाजन अन्य राइटरों द्वारा किए गए हैं, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध है एग्जाम की दृष्टि से। वहीं इनके समय की बात करूं जो आदिकाल का था, तो ठीक है मैं संवत की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें अगर आप पूर्व में जाओगे तो आपको दूसरा काल देखना पड़ेगा, मैं संवत बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो जो आपका आदिकाल है ना प्यारे बच्चों, आदिकाल जो है, जो मैंने आपको दोबारा बता देना, मैं संवत में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1050 से आपका जो रहा प्यारे बच्चों वो 1375 तक का है। कितना है? 1375 तक का। ठीक है, फिर देखिए भक्ति काल की अगर बात करूं तो ये आपका प्यारे बच्चों जो भक्ति काल है ना वो 1375, कितना? 1375 से लेकर आपका 1700 तक गया है। कितना गया है प्यारे बच्चों? 1700 तक। वहीं जो रीति काल है, जो आपका प्यारे बच्चों रीति काल है, वो 1700 से लेके 1900 तक गया है। कहाँ तक? 1900 तक गया है। और जो आपका आधुनिक काल है प्यारे बच्चों, ये अभी भी चल रहा है 1900 से अब तक। ठीक है, 1900 से अब तक चले ही पड़ा है ये। ठीक है, तो ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी चारों पार्टों की। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम कुछ कवि लेके आए हैं आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होता क्या है प्यारे बच्चों, ये जो है कि ये जैसे आदिकाल की बात करें तो आदिकाल के जो कवि हैं, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जगनिक दिखेंगे, क्या दिखेंगे? नरपति नाल हैं। ठीक है, चंद्र बरदाई हैं, दलपति विजय हैं प्यारे बच्चों। तो जगनिक जैसे परमाल रासो इनकी रचना हो गई। ठीक है, नरपति बीसल देव रासो हो गई, चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो हो गई, दलपति विजय खुमान रासो हो गई। ठीक है, तो आदिकाल में कोई सिर्फ यही कवि थोड़ी हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं और भी स्वयंभू हैं, अब्दुल रहमान है, स्वयंभू की पुमऊ चरऊ है, अब्दुल रहमान की संदेश रासक है, हेमचंद्र की जैन रचनाएं हैं, सारगंधर हैं उनकी हमीर रासो है, नल सिंह की विजयपाल रासो है, जल कवि की आपकी बुद्धि रासो है, फिर जो विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, दोहे, खड़ी बोली रचनाएं, तो ये सारी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे जो आदिकाल था तो उसमें वीरता से संबंधित रचनाएं हुआ करती थी। समय बदला और यहाँ पर अब भक्ति काल आया। भक्ति काल में तो भाई साहब जितने भी कवि आए उन्होंने उठा के भगवानों को ही लपेटा है। बात समझ रहे हो, कोई राम जी को लेके चल पड़ा, कोई लक्ष्मण जी को, कोई विष्णु जी को, कोई कान्हा जी को, ऐसे करके जो है ले चले। अब यहाँ पर देखो पार्ट बने भक्ति काल के, जो आप देख रहे हो 2 पार्ट बने। कौन थे? एक तो सगुण बना और एक निर्गुण बना। अब सगुण में भी 2 लोग आ गए। ठीक है, सगुण में भी 2 लोग आ गए। सगुण में एक तो रामाश्रयी आ गए और एक कृष्णाश्रयी आ गए। ठीक है, इसको जो बांटने का काम किया गया सगुण और निर्गुण को, वो भाई साहब आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था। तो यहाँ पर जैसे आप सबसे पहले पॉइंट में देख रहे हो क्या, रामाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो रामाश्रयी जो थे वो प्यारे बच्चों आपके किसके उपासक थे? वो राम के उपासक थे, अर्थात राम को मानने वाले थे। और जो यहाँ पर कृष्णाश्रयी थे, तो ये प्यारे बच्चों जो है आपके, ये आपके कृष्ण भगवान को मानने वाले थे। तो रामाश्रयी में मुख्य नाम आता है तुलसीदास जी का और नाभादास जी का। तुलसीदास ने तो बहुत भाई साहब बहुत, आप देखते ही हो कितना वर्णन किया है। ठीक है, कृष्णाश्रयी में क्या है? सूरदास हैं, रसखान है, मीराबाई हैं, ये प्यारे बच्चों सब कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान देना। अब तुलसीदास की जो रचनाएं वो आप जानते हो हैं, बहुत सारी रचनाएं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामायण, रामलला, नेछू। ठीक है, रामायण भी एक इनकी रचना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इनकी भी रचना है। ठीक है, सूरदास की भी रचना है, रसखान की भी, मीराबाई की। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर समझ गए। देखिए अगला पार्ट निर्गुण है। निर्गुण में 2 पार्ट इन्होंने दिए हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रयी और आपका एक तो ज्ञानाश्रयी हो गया, पर जो एक प्रेमाश्रयी। ठीक है, ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत संत आते थे, जैसे आपके कबीर हैं, रैदास हैं। ठीक है, कबीर हैं, रैदास हैं, ये संत काव्यधारा के थे। यहाँ पर सूफी काव्यधारा में जो कबीर रैदास नहीं आते, ये शायद गलती से छप गया है। ठीक है ना, इसमें आप एक नाम बढ़िया तरीके से याद रखना, कबीर रैदास नहीं आते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आते हैं आपके मुख्य एक ही हैं, क्या? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी नाम याद रखना प्यारे बच्चों। इन्होंने रचना की थी किसकी? तो इन्होंने रचना की थी प्यारे बच्चों पद्मावत की। किसकी रचना की थी? पद्मावत की। ठीक है, वो गाना आया था, मैं दीवानी मस्तानी परवानी हो गई। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल के 3 पार्ट आए। कितने पार्ट आए? 3 का। एक कौन था? रीतिबद्ध,
रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो देखिए जैसे रीतिबद्ध की बात करूं प्यारे बच्चों, रीतिबद्ध की बात करूं तो इसमें चिंतामणि जी हैं और केशवदास हैं। कौन कौन है? चिंतामणि और केशवदास। ठीक है, रीति मुक्त की बात करूं तो घनानंद है और आपके बोधा कवि हैं। और रीति सिद्ध में एक इंपॉर्टेंट कवि है प्यारे बच्चों, बिहारी, जिनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान देना। आधुनिक काल में आ जाओ। आधुनिक काल में आपके 4 पार्ट रहे प्यारे बच्चों, एक तो भारतेंदु युग और एक द्विवेदी युग, एक छायावादी युग और एक प्रगतिवादी युग। देखिए आधुनिक काल में भारतेंदु युग का जो पूरा योगदान है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही है। ठीक है, किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। वहीं द्विवेदी की बात करें प्यारे बच्चों तो आप जैसे कि जानते हो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी इसमें अहम योगदान में मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह मतलब जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोग है, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक वगैरह इसमें आते हैं। सही है कि नहीं? अब छायावादी की बात करूं तो प्यारे बच्चों छायावादी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो है जयशंकर प्रसाद का। किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। ठीक है, फिर देखिए आगे, वैसे तो जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है। ठीक है, इन्हें ही जो है छायावाद का 4 स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे किसे दोबारा सुन लो, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये क्या है? छायावाद के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, अब जो प्रगतिवादी कवि में रहे जैसे आपके नागार्जुन हैं। ठीक है, ये कौन से कवि हैं? तो प्यारे बच्चों इनको प्रगतिवादी में रखा गया है। ठीक है, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं और त्रिलोचन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ये प्यारे बच्चों आपके कौन से इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रगतिवादी और समाजवादी विचारधाराओं को व्यक्त करने का कार्य किया है। केदारनाथ की रचना युग की गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? किसकी गंगा? युग की गंगा। जैसे त्रिलोचन है प्यारे जो धरती है, शिवमंगल सिंह सुमन है, इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे परशुराम की प्रतीक्षा जो है, रश्मि रथी है, ये रामधारी सिंह दिनकर, ये सब प्रगतिवादी के अंतर्गत कार्य करते हैं। यहाँ पर ये फैक्ट आपको मैं मानता हूँ कि बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं? ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, वागी, सदानंद, मायच्छद्र, प्रत्येक, चंद्रोदय, अब्जय, यद्यपि, कल्पांत, अम्य, अभीष्ट, सज्जन, प्रमोशन। अब जैसे अगर मैं सबसे पहले विकल्प की बात करूं, जैसे ये वाला है, ठीक है ना, तो वागीस का जब संधि विच्छेद करोगे प्यारे बच्चों तो क्या बन के आएगा? वाक और प्लस क्या बनेगा? ईस बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? वाक प्लस ईस। ठीक है, तो इसमें तो आपको व्यंजन मिल गया, ये वाला मिल नहीं गया, तो ये वाला तो ठीक हो गया। अब दूसरा देखते हैं सदानंद। सदानंद का जब फैक्टर करोगे आप तो सत करोगे, क्या करोगे? सत और प्लस प्यारे बच्चों हो जाएगा आनंद। क्या हो जाएगा? आनंद। तो यहाँ पर भी देखो सत मिल गया। ठीक है, फिर देखो तीसरा देखते हैं महत छंद्र। ठीक है, महत छत्र का क्या करोगे? तो देखिए महत करोगे, क्या करोगे? महत करोगे और प्लस क्या करोगे? छत्र करोगे। तो क्या इसमें भी मिल गया? हाँ भाई साहब, इसमें भी मिल गया। तो इन तीनों में मिल गया, तो इसका मतलब है हमारा विकल्प जो है पहला वो ठीक हो जाएगा। इसी में जो है सारी व्यंजन संधियाँ दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ चंद्रोदय में नहीं हो सकता, चंद्र पूरा आ जाएगा, उसमें तो हलंत लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर देखो व्यंजन संधि की 99% केस में क्या होता है? 99% केस में ये वाला जो हलंत यहाँ पर हमने लगाया है, ये हलंत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके कुछ फैक्ट हैं वो समझ लीजिएगा। जैसे संधि कहते किसे हैं? ठीक है, संधि कहते हैं किसे? पहले उसको अगर मैं बताऊं तो देखिए 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि के भेद की बात करें तो वर्णों के आधार पर संधि जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन सी? एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। देखिए अगर स्वर संधि की बात करें तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका स्वर संधि है। इसी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट संधियाँ आती हैं, ध्यान देना। तो देखिए जैसे अगर स्वर संधि में आप देखो तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार, मतलब स्वर के साथ आपको स्वर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्वर प्लस स्वर बराबर क्या बनेगा? स्वर संधि बनेगा। व्यंजन संधि में ऐसा नहीं है, व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है और आपका व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, व्यंजन में। विसर्ग संधि में क्या होता है? इसमें विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं स्वर संधि की बात करूँ प्यारे, जो स्वर संधि के अपने आप आपके 5 पार्ट होते हैं। इसके लिए आप एक शब्द याद रख सकते हो, द, ग,
व य, और अंत में आपका अयादि होता ही है। दा से क्या हो जाएगा दीर्घ संधि, गा से क्या हो जाएगा गुण संधि, वा से वृद्धि संधि, या से यड़ संधि, आ से अयादि संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि में जो है आ ई उ ऋ का उच्चारण होगा। ठीक है, जैसे विद्यालय दीर्घ संधि है, ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखना। फिर गुण संधि में ए ओ अर का उच्चारण होगा, वृद्धि संधि में ए और ऐ का उच्चारण होगा, यड़ संधि में या वा रा ला जरूर देखने को मिलेंगे, अयादि संधि में अय आय औ आओ। इन चीज़ों का आपका देखना, ये एक प्रकार से ट्रिक्स हैं। क्या है प्यारे बच्चों, ये उसे पहचानने की ट्रिक्स हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से समझते हो उस चीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कारगर रहेगा। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे। क्वेश्चन अगला है, संधि और समास में क्या समानता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। क्या करते हैं? दोनों शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए बात अगर समास की भी है, संधि में पीछे बता चुका हूं, समास समझिएगा। सरल भाषा में कहें तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए व छोटे शब्द को समास कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। ठीक है, तो संक्षिप्तीकरण को भी समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 6 प्रकार के। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग, बहुब्रीहि और आपका कर्मधारय। एक बात ध्यान देना कि जो तत्पुरुष समास होता है इसके अपने आप में जो है 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं तत्पुरुष के? 6। कौन कौन सा? एक तो कर्म तत्पुरुष होता है, ठीक है, कौन सा? कर्म। और एक होता है करण तत्पुरुष, एक कौन सा? करण। और एक होता है आपका संप्रदान, ठीक है, संप्रदान। एक कौन सा होता है? अपादान। एक होता है प्यारे बच्चों आपका अपादान। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए। एक होता है संबंध, ठीक है, कौन सा? संबंध तत्पुरुष। और एक होता है आपका अधिकरण। तो कितने हो गए? ये 6 हो गए। ठीक है, अब सब एक एक करके समझते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, जिसमें उसका रूप नहीं बदला जा सकता। ठीक है, और याद रखना इसमें पुनरुक्ति की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, किसकी संभावना? तो पुनरुक्ति हो सकती है। देखिए यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये इसके उदाहरण है। तो अव्ययी भाव का मतलब क्या होता है? जिसका पहला पद अव्यय होता है। तत्पुरुष, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। ये कारक ही तो हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, हैं तो वही तो होते हैं ये। लेकिन इसमें जो है एक कर्ता नहीं होता और एक जो है आपका संबोधन अंत वाला नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे करके ये 6 होते हैं, पहला और आखिरी छोड़कर। सही है। अब देखिए जैसे राजकुमार, तो यहाँ का प्रयोग हुआ ना, ठीक है, तो राजा का कुमार, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होती है। ठीक है, फिर देखिए द्वंद्व समास, तो यहाँ पर क्या है? तत्पुरुष समास में आपने क्या समझा कि कारकों का लोप होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके बीच में और या एवं आदि से जुड़े होते हैं। जैसे आपको योजक चिन्ह मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, माता पिता राधा कृष्ण, ठीक है, सब में नहीं मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक शब्द जैसे मान लो सत्या सत्य है, सत्या सत्य, तो सत्य असत्य होता है, सत्य और असत्य, तो और का लोप हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर योजक नहीं मिल रहा है। 99% केस में आपको योजक मिलेगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना है आपको। द्विगु समास की बात करें तो इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसको ऐसे समझ सको। क्या होता है? पहला पद संख्यावाची, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है आदि जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। किसमें? तो द्विगु समास में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिएगा, आगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि की क्या क्वालिटी होती है? इसमें दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं या प्रकट करते हैं। ठीक है, 2 शब्द होंगे, जैसे देखिए चक्रपाणी, ठीक है, चक्र को धारण किए हुए। लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, ठीक है। गजानन, गज का है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके। नीलकंठ, नीलाय कंठ जिसका। लंबोदर बता दिया मैंने आपको। ऐसे जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें कर्मधारय, इसमें एक पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताएगा। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो देखिए विद्याधन, विद्या ही धन है। ठीक है, मुख चंद्र, मुख ही चंद्रमा है। कृताकृत, किया बेकिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कृताकृत, किया बेकिया, सही है, ये इसका फैक्टर होगा। तो कर्मधारय भी आपको समझ में आ गया। तो यहाँ समास आपने बहुत कम समय में समझ लिए। चलिए बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है विदेशज है? ठीक है,
4 ऑप्शन है तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। कहने का मतलब है ये ए बी सी डी। कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? तो उम्मीद ठीक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी वाला ठीक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। चलिए आइए कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर विदेशी भाषाओं के शब्द, प्यारे बच्चों यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो और चाहे प्यारे बच्चों आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे अरबी शब्द। देखिए अजब है, अजीब है, अदालत, औरत, इलाज, आदमी, अल्लाह, तकदीर, किताब, मुसाफिर, तारीफ। तो यहाँ पर जैसे कि आप जब शब्द पढ़ोगे खुद ही आपको एहसास हो जाएगा, एक फीलिंग आएगी कि यार ये तो शब्द अरबी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा नज़र मारनी है आपको। वहीं बात करें फारसी शब्द, देखिए आवारा है, आमदनी है, आवाज़ है, कमीना, हजार, बुखार, बारिश, बाजार, तमंचा, कुश्ती, गुलाब, चादर, सितार और गवाह। ये शब्द जो हैं आपके फारसी शब्द हैं। तो इसमें हम विदेशी शब्दों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बात करेंगे आगे हम पुर्तगाली। देखिए आलपिन शब्द है, कमीज है, कमरा है, कर्नल है, तौलिया। तौलिया कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, कमीज है, फिर देखिए पपीता है, पिस्तौल है, तंबाकू है, गमला है, पतलून है। ये शब्द जो है आपके पुर्तगाली शब्दों के अंतर्गत कार्य करेंगे। फिर बात करें तुर्की, देखिए दरोगा है, लाश है, बारूद है, चम्मच है, तोप है। देखिए एक चाकू शब्द है, चाकू शब्द तुर्की का है। ठीक है, चीकू शब्द चीनी का है। फिर बेगम है, कैंची है, बीवी, देखिए नौकर बीवी दोनों जो है किस में आएंगे? तुर्की में। चेचक है, छतरी है, आका है। ये शब्द प्यारे बच्चों आपके तुर्की के हैं। फिर बात करते हैं चीनी की। देखिए चीनी की बात करें तो चाय है, लीची है, चीनी है, चीकू है। ये सब कहाँ के हैं? तो चीनी शब्द हैं। ठीक है, जापानी देखिए रिक्शा बहुत पूछा जाता है, सुनामी। रिक्शा और सुनामी 2 वर्ड आपको जापानी याद रखने हैं। डच के तुरुप, बम, तुरुप और ये आपका बम, ये दोनों ध्यान रखना, तुरुप और बम। सही है। फ्रांसीसी प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी। अंग्रेज शब्द फ्रांसीसी है, कारतूस है, कर्फ्यू है, कूपन है, बिगुल। तो यहाँ पर आपने क्या समझे? विदेशी शब्द। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए अगला, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? किसका? तो मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानवीकरण, मनुष्य, मानवता या मानवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है मानवी। तो मानव शब्द का विशेषण क्या होगा प्यारे बच्चों? मानवी होगा। अब देखिए बात अगर विशेषण की हुई है तो यहाँ पर देखिए एक एक फैक्ट को हमने बड़ी शानदार तरीके से बताया। जैसे विशेषण कहते किसे हैं? तो देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना प्यारे बच्चों जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता? विशेषण की। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण में बहुत कम शब्द होते हैं, बहुत ही कम शब्द, जैसे बहुत शब्द, ये प्रविशेषण है। अति शब्द प्रविशेषण है। जैसे सीता बहुत सुंदर नाचती है, मान लो मैंने क्या कहा? सीता बहुत सुंदर नाचती है। तो सुंदर शब्द तो विशेषण हो गया, लेकिन बहुत शब्द जो है वो क्या हो गया? आपका प्रविशेषण हो गया। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए यहाँ पर विशेषण मैंने आपको बताया संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले। इसके प्रकार की बात करें, देखिए इसके जो 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है अगर मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मैं बात करूंगा गुणवाचक विशेषण की। ठीक है, किसकी बात करूंगा? गुणवाचक। तो ऊपर तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए गुणवाचक विशेषण में जो गुण को दर्शाता हो, ठीक है, जैसे समय संबंधी है। कैसा है? समय संबंधी है, स्थान संबंधी है, आकार संबंधी है, दशा संबंधी है, वर्ण संबंधी है, गुण संबंधी है, संज्ञा संबंधी है। प्यारे बच्चों दिशा संबंधी जो भी होते हैं ना, दिशाएं जितनी भी होंगी वो सारी आपकी किस में आएंगी? वो सब आपकी गुणवाचक में आएंगी। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है, ये सारा उसमें आएगा। अब जैसे स्थान भी होता है तो इधर उधर दाएं बाएं हैं, ये सारा किस में आ जाएगा? गुणवाचक में ही आ जाएगा। समय से क्या होगा? जैसे नया है, पुराना है। स्थान लंबा चौड़ा है। फिर देखिए स्थान दाएं बाएं ऊपर नीचे भी आ जाएगा, सही है ना। और आकार गोल है, चौकोर है, टेढ़ा मेढ़ा जितना भी है। दशा दुबला पतला कमजोर है। फिर देखिए वर्ण लाल पीला नीला, अर्थात रंग की बात हुई है।
गुण भला बुरा उचित है। फिर देखिए संज्ञा मुंबईया है, बनारसी है, तो ऐसी चीज़ें जो है आपकी गुणवाचक को दर्शाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सुंदर शब्द, क्या शब्द सुंदर, सुंदर शब्द गुण है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए बात करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण की। किसकी? संख्यावाचक। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि जो संख्यावाचक विशेषण है उसकी अगर बात करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो आप कहोगे सर निश्चित संख्यावाचक और दूसरा कहोगे अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या होता है? तो निश्चित संख्यावाचक का मतलब आप कहोगे कि सर जो है जिसमें काउंटिंग की जा सके, ठीक है। क्या की जा सके? काउंटिंग। लेकिन याद रखना गिनती होनी चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे निश्चित संख्यावाचक में आप देख रहे हो एक लड़का है, तो चाहे एक लड़का हो, 10 लड़का हो, 20 लड़का हो, ठीक है, 2 रुपया, 5 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया है, ठीक है, 1.25 रुपया। फिर देखिए पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौगुना है, तो चौगुना हो रहा है ना, तो कम से कम 4 गुना ही तो बढ़ रहा है, तीनों को, चारों को, पांचों को और यहाँ प्रत्येक को। तो ऐसी चीज़ें जो है इससे सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनता है कि वो मुझसे चौगुना काम करता है, वो मुझसे चौगुना काम करता है में कौन सा विशेषण होगा? तो आप कहोगे संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक में कौन सा होगा? तो निश्चित संख्यावाचक होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाचक की, जो आपका संख्यावाचक का ही पार्ट है। तो देखिए सारे आम, पता नहीं है ना कितने आम, मतलब यहाँ पर चीज़ें तो संख्यावाचक वाली होंगी लेकिन क्वांटिटी पता नहीं होगी। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, आम को तौला जाता है, ये ठीक है, तो उसे आप परिमाणवाचक में मत ले जाना, क्योंकि आम की गिनती भी की जाती है, ठीक है। अरे कह देते हैं कि भाई 2 आम दे दो हमें, जरूरी थोड़ी कोई यही कहेगा कि हमें 5 किलो आम दे दो, ठीक है, 2 आम दे दो, 4 आम दे दो, ठीक है। लोग कहते नहीं कि यार 1 आम खाने को दे दो। अब ऐसा तो है नहीं कि उससे ये कह दोगे कि भाई ला आधा किलो आम दे दे, किसी से मांग रहे हो तो वो तो वजन के लिए ठीक है कि वजन में मिलता है, लेकिन आम शब्द जो है अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा। जब आप ये कहोगे सारे आम दे दो, कुछ आम दे दो, ज़्यादा आम दे दो, अधिक आम दे दो, कम आम दे दो, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। पुस्तकों की काउंटिंग की जाती है, असंख्य पुस्तकें, ठीक है। अनेक बकरी, बकरी कोई तौली तो जाती नहीं है कि भाई 5 किलो बकरी दे दो। सारे लोग, करीब 20 लोग, पता नहीं है, करीब लगभग सगभग में बता रहा है ना, तो काउंटिंग नहीं है, सैकड़ों लोग नहीं पता है कितने लोग हैं। तो प्यारे बच्चों निश्चित और अनिश्चित आपकी समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं? अब जैसे देखिए आगे बात करेंगे, आगे आपके पास आ गया परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए इसके भी 2 पार्ट हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा आपका? जैसे यहाँ पर देखिए एक तो ध्यान रखना है, क्या रहेगा प्यारे बच्चों? इसमें माप और तौल रहेगा। क्या रहेगा? माप तौल। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे 2 सेर गेहूँ है, ठीक है, 5 मीटर कपड़ा है, 1 लीटर दूध है, आधा लीटर पानी है, ठीक है, 5 फुट जमीन है, 1 गिलास पानी है। तो यहाँ पर माप तौल वाली चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। फिर देखिए बात करेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो जैसे थोड़ा पानी दे दो, अधिक काम किया है मैंने, कुछ परिश्रम कर लो भाई, कुछ ज़मीन दे दो, हैं, कुछ ज़मीन खरीद लो, बहुत सारी मिठाई है। तो ये बताओ कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, बहुत शानदार तरीके से आ गई होंगी प्यारे बच्चों। देखिए सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ मैंने कुछ लिए हैं नीचे, जैसे वह शब्द सार्वनामिक है, कोई शब्द, कुछ शब्द, ऐसा शब्द। तो देखिए वह लड़की जा रही है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण है। कोई लड़का नहीं है, तो इसमें देखो आप कोई शब्द लगा हुआ है, कुछ विद्यार्थी है, ऐसा आदमी, तो ऐसे प्रकार के जिसमें कुछ, कोई, वह, ऐसा, वैसा, ये सारी चीज़ें क्या होंगी प्यारे बच्चों? सार्वनामिक के अंतर्गत आएंगी, जिसमें सर्वनाम की चीज़ें आपको देखने को मिले जाएंगी। तो ये बताओ कि यहाँ पर आपने जो है विशेषण को शानदार तरीके से समझ लिया। दोबारा रिवाइज कर लो। देखो गुणवाचक में यहाँ पर मैंने दिशाएं बता दी हैं कि वह उत्तर दिशा में जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। मैं यहाँ से कहता हूँ, मैं संख्यावाचक में कहता हूँ कि भाई ऐसा है, यह 20 गायें मेरी हैं, तो इसका मतलब ये है कि संख्यावाचक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे 20 मीटर कपड़ा दे दो। क्या दे दो? 20 मीटर कपड़ा दे दो। मुझे 20 मीटर क्या दे दो? कपड़ा दे दो। कपड़ा दे
2। तो इसका मतलब आप ये समझ जाओगे कि यार यहाँ तो मापने के कपड़ा की तो माप होती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि 20 कपड़ा दे दो, 10 कपड़ा दे दो, 40 कपड़ा दे दो, तो यहाँ तो मापा जाएगा। मापा किस में जाएगा? मीटर में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, सार्वनामिक आप जानते ही हो। तो आप प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार से कोई गलती मत करना, और इतना ही है। ठीक है, फालतू इसमें रामायण बताने से कोई फायदा तो है नहीं, वरना रामायण तो बहुत सारी होती है। अब इसमें क्वेश्चन कराऊं तो बहुत लंबे क्वेश्चन चले जाएंगे। बस अर्थ है आपको समझना है, अगर समझ गए आप तो इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, निम्न में से संदेहवाचक वाक्य कौन सा है? संदेहवाचक वाक्य कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस बने हुए हैं। देखो, क्या वह यहाँ आ गया? राम का मकान उधर है, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, कृपया शांति बनाए रखें। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रश्नवाचक सेंटेंस आपको मिलेगा, कौन सा सेंटेंस मिलेगा? प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जो प्यारे बच्चों वाक्य होते हैं ना आपके, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक वाक्य अक्सर संदेह या अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या शब्द आपको देख रहे हो, क्या वह यहाँ आ गया? बात तो क्लियर नहीं हो रही है ना। उसने क्या कहा, क्या वह यहाँ आया है कि नहीं आया है? तो कोई कंफर्म तो नहीं है, और कंफर्म नहीं है तो आप कहोगे यहाँ पर संदेहवाचक है। ठीक है, तो पहला वाला आपका ऑप्शन काम कर जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कौन सा ऑप्शन काम कर जाएगा? पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ काम कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात किसकी हुई है? वाक्य की हुई है। किसकी बात हुई है? वाक्य की। तो प्यारे बच्चों वाक्य की अगर बात हुई है तो आप एक बात ध्यान रखना कि वाक्य जो होते हैं उनकी परिभाषा पहले समझ लो, फिर प्यारे बच्चों उनके प्रकार समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, वाक्य के भेद एवं प्रकार लिए हमने, तो वाक्य के भेद एवं प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो। वाक्य भेद 2 प्रकार से किए जा सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो प्यारे बच्चों अर्थ के आधार पर, और दूसरे रचना के आधार पर। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, तो यहां आप देख पा रहे होंगे। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 8 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है प्यारे बच्चों आपका विधानवाचक वाक्य। ठीक है, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक में नॉर्मल सेंटेंस मिलेगा आपको। ठीक है, किसमें? जब विधानवाचक की बात होगी तो आपको होगी जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो। ठीक है, किसके? तो सामान्य कथन किसके? क्रिया के। तो इसका संबंध डायरेक्टली किससे होगा? क्रिया से होगा। कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हो गंगा हिमालय से निकलती है, इसका मतलब नॉर्मल सेंटेंस है ना, विधानवाचक है, विधानवाचक। ठीक है, दूसरा जैसे बात करें निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक में प्यारे बच्चों नहीं का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। निषेधवाचक में नहीं का मतलब आप ये कह सकते हो कि राम आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। तीसरा प्यारे बच्चों आपको प्रश्नवाचक वाक्य मिलेगा। प्रश्नवाचक में जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। क्या राम तुम्हारा बड़ा भाई है? क्या राम तुम्हारा बड़ा भाई है? तो प्रश्नवाचक वाक्य मिल जाए तो आप समझ लेना प्रश्नवाचक है। देखिए, विस्मयादिबोधक वाक्य, तो जैसे आपको जानते हो कि विस्मयादिबोधक में क्या होता है कि विस्मय है, हर्ष है, शोक है, घृणा है आदि के भाव को प्रकट किया जाए, तो उसमें आप देख तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना विस्मयादिबोधक में। ठीक है, आज्ञावाचक में देखिए, आज्ञावाचक में क्या होता है? अच्छा, विस्मयादिवाचक में इसका एक सेंटेंस लो, जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर देखो आहा आ गया कि नहीं? क्या? आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो ये समझ लेना कि जब विस्मय का प्रयोग किया गया है तो वो विस्मयादिवाचक वाक्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज्ञावाचक की अगर मैं बात करूं, आज्ञावाचक की, तो आज्ञावाचक में क्या होता है कि जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति अथवा उपदेश का बोध होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अपना काम समय पर करो। ठीक है, अपना काम समय पर करो, या ये कहा जाता है जाओ यहाँ से। क्या क्या इतना ही बोल दिया जाए, जाओ यहाँ से। तो एक बात बताओ, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, फिर देखिए इच्छावाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? इच्छावाचक वाक्य, अर्थात जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशय का वर्णन हो। तो प्यारे बच्चों आपको शुभकामना से सेंटेंस देखने को मिलता है हर बार। ठीक है, एग्जाम कोई भी हो तो शुभकामना से सेंटेंस, जैसे मान लो हम क्या कहते हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे।
ठीक है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला देखिए सातवां संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में जिस वाक्य में एक बात अथवा काम का होना दूसरी बात अथवा काम के होने पर निर्भर करता है। जैसे वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, यही तो है क्या कि वर्षा होती तो अच्छी फसल होती, इसका मतलब है यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है। आठवां देखिएगा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक का मतलब शायद आज वर्षा हो, ठीक है ना, क्या शायद आज क्या हो, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे वर्षा हो। ठीक है, तो शायद आज वर्षा हो, ये वाली बात किसकी हो, संदेहवाचक की हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, तो ये किसके आधार पर हो गए, ये अर्थ के आधार पर हो गए। अब प्यारे बच्चों बात कर लेंगे हम रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, एक कौन से, एक तो देखिए आपके सरल वाक्य, दूसरे संयुक्त वाक्य, तीसरे मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखिए सरल वाक्य की बात करें, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय अर्थात क्रिया वाला वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जैसे सीता पढ़ रही या सीता पढ़ती है। ठीक है, तो सीता शब्द क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, विधेय पढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए वह पढ़ रहा है, यहाँ पर एक ही तो उद्देश्य है वह, और पढ़ रहा है, इसका मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरल वाक्यों में आपको लगभग एक कर्ता और एक क्रिया मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए आगे क्रिया के साथ सहायक क्रिया भी होती है। देखिए संयुक्त वाक्य की बात करें तो देखिए इसमें एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, लेकिन, परंतु आदि से जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये संयुक्त दो वाक्य जुड़े होंगे, लेकिन याद रहे वो किससे जुड़े होंगे, समुच्चय बोधकों से जुड़े होंगे। ठीक है ना, जैसे उदाहरण वह पढ़ रहा है और मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो गया प्यारे बच्चों, और आ गया। इसका मतलब ये वाली बात जो है आपकी संयुक्त वाक्य की हो गई। फिर देखिए तीसरा मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य अक्सर की, जो, जब, यदि जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि तुम कल आना, यहाँ पर प्यारे बच्चों की जुड़ा हुआ है ना, तो आप ये समझ लेना कि ये मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर आपने किसको समझ लिया, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने बहुत आसान तरीके से समझ लिया किसे, वाक्य को। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे देखिए प्रहार और परिहार। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या कि एक तो प्रहार है एक परिहार है। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ बताओ, इनका अर्थ बताना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखना एक तो होता है कि प्रहार करने का मतलब मारना, एक क्या होता है मारना, और एक परिहार का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मारना और त्यागना हो गया। तो यहाँ पर भिन्नार्थक शब्द है, क्या है प्यारे बच्चों, भिन्नार्थक शब्द है, और उसके सारे बहुत सारे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। और मैं एक बात की गारंटी दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, इतने में से ही आपका फंस जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक होता है हार, एक होता है हार, तो एक हार का मतलब होता है माला और एक हार का मतलब होता है पराजय। ठीक है ना, फिर देखिए वार, एक वार का मतलब दिन होता है, एक वार का मतलब क्या होता है, हमला होता है। सही है, फिर देखिए हल, एक हल का मतलब समाधान होता है, दूसरे हल का मतलब खेत जोतने वाला यंत्र होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। फिर देखिए एक होता है सीना, एक होता है कपड़ा सिल देना, और एक सीना किसे बोलते हैं, छाती को बोलते हैं। सही है, फिर देखिए सुमन, सुमन एक अच्छे हृदय वाला होता है, और एक सुमन बोलते हैं प्यारे बच्चों फूल को। सही है, कटक, कटक माने एक होता है सेना, और एक होता है कंटक, कंटक माने होता है कांटा। ठीक है, एक होता है प्यारे बच्चों अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना करना। एक होता है उपेक्षा, इसका मतलब होता है निरादर। ठीक है, देखिए अब्ज होता है, क्या अब्ज माने होता है कमल, और एक अब्द होता है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों बादल। ठीक है, देखिए ग्रह अगर ऐसे लिख रहे हो तो 9 ग्रह, और ग्रह में अगर ऐसे लिख रहे हो मतलब जैसे उड़नती नीचे वाली ये ऐसे राह टांग रहे हो, तो इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों घर। ठीक है, अंबर, अंबर आकाश अगर आ रहा है प्यारे बच्चों, एक का मतलब आकाश होता है, एक होता है अंबार जिसको बोलते हैं ढेर। ठीक है, एक होता है अनिल, अनिल माने क्या होता है हवा, और अनल माने क्या होता है प्यारे बच्चों आग। ठीक है, फिर देखिए अभय, अभय का मतलब बिना अभय के होता है। एक होता है उभय, ठीक है, तो उभयाकार होता है ना, तो दोनों चीजें होती हैं उसमें। फिर देखिए अंश, एक अंश का मतलब हिस्सा होता है, एक और इसका अंश का मतलब होता है प्यारे बच्चों कंधा। ठीक है, फिर एक होता है परीक्षा, परीक्षा का मतलब होता है जांच करना, एक होता है परीक्षा, इसका मतलब होता है कीच या कीचड़। ठीक है, फिर देखिए एक द्रव्य का मतलब होता है प्यारे बच्चों धन, क्या होता है धन, और इस द्रव्य का मतलब क्या होता है तो कहोगे तरल पदार्थ। ठीक है, चलिए
फिर देखिए अगर बात करें तो ग्रह, ग्रह का मतलब क्या होता है नक्षत्र, और इस ग्रह का मतलब क्या होता है निवास। चलो आगे देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो अनिल बता चुका हूँ यहाँ पीछे, हवा और अग्नि, ठीक है। फिर देखिए दिन का मतलब वार बता चुका हूँ आपको, और एक देखो दिन, एक यहाँ पर जैसे वार वाला एक पीछे बताया था ना, तो वो दिन दीन वाला नहीं दूसरा था, तो यहाँ दिन का मतलब वार होता है और दीन का मतलब गरीब होता है, सही। फिर देखिए सती का मतलब पतिव्रता होता है, और एक इस सती का मतलब शताब्दी होता है। फिर देखिए बहू का मतलब बहुत होता है, और एक बहू अगर इस प्रकार से बड़ी को मात्रा लग जाए तो पुत्र वधू हो जाएगा, ठीक है। पास का मतलब नज़दीक या समीप होता है, इस पास का मतलब बंधन होता है, ठीक है। नीर का मतलब प्यारे बच्चों जल होता है, लेकिन नीड़ का मतलब घोंसला होता है। अम्ब का मतलब प्यारे बच्चों माता होता है, लेकिन अम्बु का मतलब क्या होता है तो जल होता है, सही है। इस अंश का मतलब हिस्सा होता है, और इस अंश का मतलब कंधा होता है। अंगना का मतलब यहाँ पर आंगन से होता है, और यहाँ अंगना का मतलब स्त्री से होता है। यहाँ अली का मतलब भौरा से होता है, और यहाँ अली का मतलब सखी से होता है। अगला पॉइंट समझ, देखिए कली का मतलब यहाँ पर कलयुग से है, और इस कली का मतलब यहाँ पर अधिकलीय फूल से है, ठीक है। आकार का मतलब यहाँ पर बच्चों रूप से है, और यहाँ आकार का मतलब खान पान से है। यहाँ देखिए कपी का मतलब बंदर से है, और इस कपी का मतलब घिरनी से है, ठीक है। चिर का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर पुराने से, और चीर का मतलब यहाँ पर वस्त्र से है, ठीक है। देखिए ये तरणी का मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों भाग्य से है, और यहाँ तरणी का मतलब क्या है तो नाव से है। निशान का मतलब प्यारे बच्चों चिन्ह से है, और इस निशान का मतलब झंडे से है। तो बताओ यहाँ पर आपको मजा आया होगा कि नहीं, बहुत शानदार मजा आया होगा प्यारे बच्चों। इसमें वही हैं जो मतलब एग्जाम में दबा दबा के पूछे जाते हैं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कैसे हैं तो आप कहोगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, गड़बड़ी मत करना तनिक भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द जो है सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अम्बुद, ये भी सागर का पर्यायवाची है प्यारे बच्चों। रत्नाकर भी है, वारिस भी है, और निर्जर, ये जो है सागर का पर्यायवाची नहीं। तो ऑप्शन जो हमारा ठीक हो जाएगा वो कौन सा ठीक हो जाएगा, आप कहोगे सर डी वाला ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। चलिए आ जाओ, देखिए बात करें अगर अटल की, अटल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, अड़िग है, स्थिर है, पक्का है, दृढ़ है, अचल, निश्चल, गिरी, शैल, नग। तो ये प्यारे बच्चों आपके अटल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अवनति आ जाओ, अवनति में देखिए अगर बात करें तो अपकर्ष है, गिराव है, गिरावट, घटाव, ह्रास, ये किसके पर्यायवाची हैं तो ये अवनति के पर्यायवाची हैं, ठीक है। फिर देखिए इंद्रधनुष आता है, इंद्रधनुष की बात करें तो सुरचाप है, इंद्रधनु है, ठीक है। शक्रचाप है, सप्तवर्ण धनु है, सप्तवर्ण मतलब 7 वर्णों से बना होता है ना, इसलिए इसे सप्तवर्ण भी बोल दिया जाता है। फिर देखिए ईश्वर, जिसे आप भगवान कहते हो, तो देखिए आप क्या कहोगे, परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश है, ओम है, ब्रह्म है, अलख है, अनादि है, अज है, अगोचर है, जगदीश, ये सारे प्यारे बच्चों आपके ईश्वर या भगवान के पर्यायवाची हैं। फिर देखिए उल्लू की बात करें तो उल्लूक है, लक्ष्मी वाहन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, कौशिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना इस बात को। आ जाओ एकांत की बात करें तो देखिए सुनसान हो जाता है, हैं? शून्य भी बोलते हैं, सूना भी बोलते हैं, निर्जन भी बोलते हैं, और विजन भी बोला जाता है, सही है। देखिए ओस की, ये देखिए ओस कई बार एग्जाम में आया है, तो देखिए जैसे तुषार है तो ये हिमकड़ पूछा जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है हिमकड़ किसका पर्यायवाची है, तो आप कहोगे ओस का, ठीक है। फिर देखिए हिम सीकर है, हिम बिंदु है, तो हिनकड़ हो जाता है। तो वैसे तो आप आइडिया लगा सकते हो, इस सब में गोल का कहीं ना कहीं वो दर्शाया गया है, ठीक है। देखिए जैसे बिंदु है, कण है, तो ये सब इसी से तो संबंधित हैं। फिर देखिए कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है अवास्तविक, ठीक है, नकली, झूठा, दिखावटी, बनावटी। एक होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक गॉड गिफ्ट है, कृत्रिम जो मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। फिर देखिए खग, खग की बात करें तो पक्षी आते हैं, चिड़िया आता है, पखेरु आता है, द्विज आता है, पंछी आता है, विहंग है, और शकुनी, ये आपके किसके हैं तो खग के आपके पर्यायवाची हैं, अर्थात पक्षी के पर्यायवाची हैं। चलिए खल की बात करें तो देखिए सठ, जिसे बदतमीज कहते हैं ना, सत है, दुष्ट है, धूर्त है, दुर्जन है, कुटिल है, नालायक है, अधम, ये सब आपके खल के पर्यायवाची हैं। फिर देखिए गज की बात करें प्यारे बच्चों तो गज के पर्यायवाची हस्ती, सिंदूर, मातग, कुंभी, नाग, हाथी, वितुंड, कुंजर, करी,
ये सब आपके गज के पर्यायवाची हो जाएंगे। चपला बिजली के हैं, है ना, तो जैसे विद्युत है, बिजली है, चंचला है, दामिनी है, तड़िता है, ये सारे आपके बिजली के पर्यायवाची हैं या चपला के कह सकते हो आप। फिर देखिए चश्मा, चश्मा की बात करें तो इन्हें आप कह सकते हो ऐनक, उपनेत्र, सहनेत्र, उपनयन, तो ये आपके चश्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर देखो छली, ठग है, छम्बी है, कपटी है, केतव है, धूर्त है, मायावी है, ये छल को बोला जाता है। छलिया बोलते थे ना, कृष्ण भगवान को छलिया बोलते थे। तो देखिए जमुना की बात करें तो देखिए सूर्य तनया, सूर्य सुता, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, ये सब किसके, जमुना के हैं, ठीक है। फिर देखिए झकोर, हवा का झोंका, झटका, झोंक या बयार, तो ये प्यारे बच्चों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम। देखिए टीका, टीका के पर्यायवाची भाष्य, वृत्ति, विवृत्ति, व्याख्या और आपका भाषांतरण हो जाएगा, ठीक है। ठग की बात करें तो देखिए जालसाज बोलते हो आप, प्रवंचक बोलते हो, वंचक बोलते हो और प्रतारक, प्रतारक पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। चलो ठिठोली, हंसी ठिठोली वाला ठिठोली है। देखिए मजाक हो गया, उपहास हो गया, फबती है, व्यंग्य है और व्यंग्योक्ति हो जाएगा। फिर देखिए डोर की बात करें प्यारे बच्चों तो देखिए डोरी, रज्जू, तात, रस्सी है, पगाहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तंतु भी इसमें आ जाएगा। ढीठ, कहते नहीं ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा यार ढीठ है, ठीक है, तो धृष्ट हो गया, बृगल्लभ हो गया, ठीक है, बृगल्भ बोलते हैं ना उसे, अवनीत और एक आपका गुस्ताख, ठीक है। तलवार की बात करें अगर तो असी है, खड़ग है, सिरोही है, चंद्रहास है, कृपाण है, शमशीर है, करवाल, करौली, तेग, ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तलवार के हो जाएंगे। तालाब देखिए, तालाब देखिए प्यारे बच्चों, जलाशय है, सरोवर है, ताल है, सर है, तड़ाग है, जलधर है, सरसी है, पद्माकर और आपके पुष्कर, ठीक है। तोता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुआ है, सुख है, दाड़िम प्रिय है, कीर है, सुग्गा है, रक्त तुंड है। देखिए बीच दाड़िम का एक अलंकार है जिसे भ्रांतिमान अलंकार बोलते हैं, तो वहाँ पर एक दोहा बहुत पूछा जाता है, बीच दाड़िम का समझकर भ्रांति से, ठीक है, तो वो सुख की ही बात की गई है, तोते की ही बात की गई है, ठीक है उसमें। चलिए दर्पण की अगर बताऊँ तो शीशा है, आईना है, मुकुर है, आरसी है, ठीक है। फिर देखिए दास की बात करूँ तो चाकर, नौकर, सेवक, परिचारक, परिचर, किंकर, गुलाम, अनुचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखिए दूध की बात करते हैं। दूध में अगर बताऊं तो एक तो पेय है, दुग्ध है, स्तन्य है, क्षीर है, अमृत है, ये प्यारे बच्चों दूध के पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर देवता आता है आपके पास, सूर्य हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा, अमर हो जाएगा, देव हो जाएगा, वसु हो जाएगा, तो ये आपके प्यारे बच्चों देवता के पर्यायवाची हैं। दासी, दासी को बादी बोलते हैं, सेविका बोलते हैं, किकरी बोलते हैं, परिचारिका बोलते हैं। देखिए अगर नौकर की बात करें तो परिचारक, और जैसे नौकरानी की बात करें तो आप परिचारिका लगाओगे, ठीक है। चलो द्रौपदी की बात करें तो देखिए श्यामा बोलते थे, पांचाली बोलते थे, कृष्णा बोलते थे, सौरंद्री बोलते थे, याज्ञसेनी बोलते थे, द्रुपदसुता बोलते थे, नित्य यौवना बोलते थे, ठीक है, नित्य यौवना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए दुर्गा आ गया तो इसका सिंहवाहिनी हो गया, कालिका हो गया, अजा हो गया, भवानी हो गया, चंडिका हो गया, कल्याणी हो गया, सुभद्रा हो गया, चामुंडा हो गया, है। द्वेष की बात करें प्यारे बच्चों, बैर है, शत्रुता है, दुश्मनी, खार, ईर्षा, जलन, डाह, मातरस, इस प्रकार से आप यहाँ पर पर्यायवाची समझ सकते हो। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे पर्यायवाची यहाँ पर और दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आया आपका धनुष, क्या आया, धनुष। प्यारे बच्चों एक उससे लिए हैं हमने, ता था दादा ना पा का, मतलब कचट तप वर्ग के सब इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर आपको कराए हैं। धनुष का देखिए चाप है, धनु है, सरासन है, पिनाक है, कोदंड, कमान, विशिखासन, ठीक है। चलो देखो आगे बात करते हैं धरती। धरती की बात करें तो धरा है, धरणी है, पृथ्वी, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नदी है प्यारे बच्चों, सरिता है, दरिया है, अपगा है, तटनी है, सलीला है, स्रोत स्विमी है, और कल्लोलिनी और प्रवाहिणी। प्रवाहिणी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है। चलो
नमक को हम लवण बोल देते हैं, लोल बोल देते हैं, रामरस, रामरस देखो बोलते हैं, नोन भी बोल देते हैं। तो लोन और नोन नमक को बोलते हैं। नारी की बात करें, स्त्री है, महिला है, रमणी है, वनिता है, वामा है, अवला है, औरत, ये सब हम नारी के लिए बोलते हैं। फिर देखिए नरेश की बात करें तो नरेंद्र है, राजा है, नरपति है, भूपति है, भूपाल, ये सब किसके लिए बोलते हैं? नरेश को बोलते हैं। फिर नाग, सर्प है, विषधर है, भुजंग है, व्याल है, फड़ी है, फड़धर है, उरग है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं आपकी किस में आती हैं? तो नाग के अंतर्गत आती हैं। फिर देखिए पति की बात करें तो पति स्वामी को कहते हैं, कांत को कहते हैं, भरतार होता है, बल्लभ होता है, भरता होता है, ईश होता है। ये प्यारे बच्चों आपके पति के पर्यायवाची हैं, ठीक है। फिर देखिए पत्नी की तो दुल्हीन, दुल्हीन शब्द किसके लिए यूज होता है? पत्नी के लिए यूज होता है। अर्धांगिनी, गृहिणी, त्रिया, दारा, जोरू, कहते नहीं है ये आदमी तो जोरू का गुलाम है। गृहलक्ष्मी, सहधर्मिणी, सहचरी, जाया। तो प्यारे बच्चों ये भी इसके सारे आपको समझने हैं, क्योंकि एक भी अगर तीन अलग आ गए, एक मिला दिए तो आप इसमें भी कंफ्यूजन में आ जाओगे। कम से कम पत्नी के तो समझ सकते हो, पति पत्नी मैंने दोनों ले लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों ले लिए हैं, सही है। चलो फिर देखिए पंडित आ जाओ। देखिए विद्वान है, सुधी है, ज्ञानी है, धीर है, कोविद है, प्राज्ञा। प्यारे बच्चों बार बार रिवाइज करिए इनको, ठीक है। पर्वत आ जाओ। देखिए पहाड़ है, अचल है, शैल है, नग है, भूधर, मेरु, महीधर और आपका गिरी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आप कहोगे सर ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। फिर देखिए बात करते हैं पवन की। पवन का मतलब समीर, अनिल, मारुत, वात, पवमान, वायु, बयार, ये सब प्यारे बच्चों आपके जो है पवन के पर्यायवाची हो जाते हैं। पवित्र, देखिए पुनीत, पावन, शुद्ध, शुचि, साफ और आपका स्वच्छ, तो ये सब पवित्र के हैं। पर देखिए पवित्र के बाद पार्वती देख लो। पार्वती कौन है? तो भोले जी की पत्नी अर्धांगिनी, ठीक है। तो भवानी, अंबिका, गौरी, अभया, गिरिजा, उमा, सती भी इन्हीं का ही प्रारूप है, पार्वती का ही, ठीक है। और आपका शिवप्रिया, तो यहाँ आपने ये समझ लिया। फिर देखिए पिताजी आ गए, जनक आ गए, ठीक है। पिताजी के अर्थात जनक है, बाप है, तात है, गुरु है, फादर इंग्लिश में बोल देते हैं, वालिद, वालिद उर्दू में बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए पुत्र, तनय, पुत्र की बात करें, तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने ये समझे।